नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस अध्ययन पर। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने लूसेंट की बुक का जो पहला चैप्टर है उसको पढ़ लिया था। आज हम लोग इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उसका दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जो इतिहास के कालखंड से संबंधित है। इससे पहले हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग प्रागैतिहासिक कालखंड के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि प्रागैतिहासिक कालखंड क्या होता है। तो दोस्तों, जब इतिहास को हम लोग विभाजित करते हैं, पढ़ने की सुविधा के अनुसार इतिहास को विभाजित किया जाता है, तो इसको 3 कालखंड में विभाजित किया गया था। पहला प्रागैतिहासिक काल, जो आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें ही हम लोग पूरा जो इसके पार्ट है उनको भी पढ़ लेंगे। प्रागैतिहासिक काल, फिर उसके बाद आद्य-ऐतिहासिक काल और उसके बाद ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों, इनका विभाजन किस आधार पर हुआ उसको मैं बता देता हूँ। प्रागैतिहासिक काल वह कालखंड है जिसमें मानव के द्वारा लिखित साक्ष्यों का मानव द्वारा उपयोग किए गए जो वस्तुएं हैं उनमें लिखित साक्ष्यों का अभाव है। मानव इस कालखंड में लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसलिए हमें इस कालखंड से कोई भी लिखित साक्ष्य या लिखित विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके बाद केवल इस कालखंड से हमें पुरातात्विक साक्ष्य या जो पत्थर के औजार और जो फिजिकल चीजें हैं, जैसे पत्थर के औजार, उनके हड्डियां, मानव की हड्डियां, ये सब साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके आधार पर ही हमने इस कालखंड के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इसके बाद दूसरा कालखंड है आद्य-ऐतिहासिक काल। आद्य-ऐतिहासिक काल वह कालखंड है जिसमें मानव लिखित साक्ष्य का उपयोग करता था या मानव के द्वारा लिखित साक्ष्य छोड़े गए हैं, लेकिन आज तक हम लोग इसको पढ़ नहीं सके हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग उदाहरण लें तो उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता वह ऐसा कालखंड है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन आज तक हम उस लिपि को पढ़ नहीं सके हैं। इसके बाद हमें इस कालखंड पे पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जो हमें आद्य-ऐतिहासिक काल है उसका भी अध्ययन हम लोग पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, जो ऐतिहासिक कालखंड है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य की प्रचुरता या लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन आज तक हमने उसको अच्छी तरीके से पढ़ा है और समझा है। ऐतिहासिक काल में हमें जो लिपि या जो लिखित साक्ष्य मिले हैं हमने उनको अच्छी तरह से पढ़ भी लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। और दूसरा, इस कालखंड में प्राकृतिक साक्ष्य भी उपलब्ध है। तो ये कालखंड हमारा विभाजन है, इतिहास का विभाजन है 3 कालखंड में। ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, आद्य-ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये मैंने बता दिया है क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। और प्रागैतिहासिक कालखंड के बारे में अगर बात करें तो इसको पाषाण काल भी कहा जाता है या पाषाण संस्कृति इसी काल से संबंधित है। और इसको भी 3 कालखंडों में विभाजित किया गया था। जैसे पहला पुरापाषाण काल में, ठीक है, दूसरा मध्यपाषाण काल में, ठीक है, और तीसरा नवपाषाण काल में। तो ये भी इस कालखंड में मानव द्वारा उपयोग किए गए औजारों के आधार पर या कुछ जो उन लोगों की दिनचर्या थी उसके आधार पर इस कालखंड को विभाजित किया गया है। जैसे तो अभी हम लोग सिर्फ जो लूसेंट में दिया गया है उसको देख लेते हैं। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं को कोई लिखित विवरण उद्धरण नहीं किया है, मतलब जो अभी मैंने बताया घटनाओं को कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। ठीक है, इससे पहले मैं बता चुका हूं। और फिर है आद्य-ऐतिहासिक काल। उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है? हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा की जो लिपि है वह हमें प्राप्त हुई है, लेकिन आज तक हम इसे पढ़ नहीं सके हैं। हड़प्पा और वैदिक सभ्यता को हम लोग आद्य-ऐतिहासिक काल में रखते हैं। ठीक है। इसके बाद तो 3 कालखंड हो गए हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य-ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। लिपि के आधार पर इनका विभाजन किया गया है।
प्रागैतिहासिक काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, ऐतिहासिक काल जिसमें हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सके हैं, और ऐतिहासिक काल जिसमें हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए और हमने उन्हें पढ़ा भी है और समझा भी है। ठीक है, इसके बाद जो मानव की उत्पत्ति हुई उसके बाद जो सबसे ज्ञानी मानव को हम लोग होमो सैपियंस का कहते हैं, और इसका प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। किसका? होमो सैपियन का। ठीक है, जिसे ज्ञानी मानव के रूप में जाना जाता है। इसके बाद पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार था शिकार। ठीक है, जो पुरापाषाण काल, मैंने आपको बताया पुरापाषाण काल के बारे में, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल को भी 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो जो पुरापाषाण काल का मानव था वह मुख्यतः शिकारी था। क्या था? मुख्यतः वह शिकारी था। इसके बाद इस काल में आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में ही हुआ एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट था पुरापाषाण काल का मानव शिकारी था मुख्यतः। दूसरा पॉइंट था इस कालखंड में पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हो गया था, और जो पहिए का आविष्कार हुआ है वह नवपाषाण काल में हुआ है। इसके बाद मानव में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई थी तथा उसने उस सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। ठीक है, तो नवपाषाण काल में मानव ने स्थायी निवास बनाकर रहने लगा, जिसका उदाहरण है मेहरगढ़। मेहरगढ़ स्थायी निवास का उदाहरण है जो पाकिस्तान में है। कहाँ पे? पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। ठीक है, मेहरगढ़ से ही हमें सबसे पहले कृषि के नहीं, गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं। सबसे पहले गेहूं के उत्पादन के साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से ही मिलते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी प्राप्ति स्थल अतिपक्कम था। ठीक है, सबसे पहले जो औजार बनाया वो कुल्हाड़ी था, और ये हमें अतिपक्कम तमिलनाडु या मद्रास से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है, जो कृषि का आविष्कार है वह नवपाषाण काल में हुआ, और प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान पाकिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल चावल है। ये लेटेस्ट नहीं है, ये पुराना हो चुका है। अभी जो साक्ष्य मिले हैं हमें वह चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल को अब सबसे प्राचीन कृषि के रूप में जाना जाता है, और जो हमें साक्ष्य मिले हैं वह है लोहरा देव से मिले हैं, जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य हमें उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं जो चावल है, और सबसे पहले चावल की कृषि की गई थी जो लोहरा द्वीप से प्राप्त हुआ है, जो उत्तर प्रदेश में है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हमारा उत्तर होगा लोहरा द्वीप से, और जो चावल के साक्ष्य हैं। उसके बाद हमसे पूछा जाए कि कृषि में या पूछा जाए गेहूं की फसल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो अब हमारा उत्तर होगा मेहरगढ़। और इससे पहले जो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे वह कुल्डी हवा से मिले थे, जो कि उत्तर प्रदेश में है। लेकिन अब वर्तमान में जो खोज हुई है उसमें चावल सबसे प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य जो लोहरा द्वीप से मिला है, जो 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच का है। और जो गेहूं के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से वह 7000 ईसा पूर्व के, लगभग 7000 ईसा पूर्व के बीच के हैं। और जो कुल्डी हवा से हमें साक्ष्य मिले हैं वह 6000 ईसा पूर्व के आसपास है। कहाँ से? कुल्डी हवा से। ठीक है, कुल्डी हवा से। ठीक है, और जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वह है लोहरा द्वीप से, तो ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें, अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें, पलवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। कहाँ से? पलवरम में, जो भी मद्रास में है। ठीक है, भारत में पूर्व प्रशस्त युग के अधिकांश औजार
स्फटिक पत्थर से बने हुए थे। ठीक है, पुरापाषाण काल के जो औजार हैं वो स्फटिक पत्थर से बने हुए थे। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, तो ये प्रागैतिहासिक काल के बारे में है। और जो हमारी अगली वीडियो होगी वह होगी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो एक बार हम लोग सब इसको फिर से डिटेल से देख लेते हैं, एक बार फिर से अच्छे से देख लेते हैं, या मैं समझा देता हूँ सबसे एक बार फिर से ध्यान से सुनना। प्रागैतिहासिक काल या इतिहास को पढ़ने के आधार आसान पढ़ने में सहूलियत हो, उस आधार पर हम लोगों ने 3 कालखंड में विभाजित किया है। इस कालखंड को विभाजित करने का जो आधार है वह लिखित साक्ष्यों की प्राप्ति या उसकी अनुपलब्धता के आधार पर हुआ है। या तो हमें प्राप्त उस कालखंड से कुछ लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस आधार पर हमने इस कालखंड को विभाजित किया गया है। तो इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्यैतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। अगर इंग्लिश में बात करें तो हम पहला जो है प्री हिस्ट्री, दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री और तीसरा हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री मतलब प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह कालखंड है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, और इस कालखंड का हमने जो आधार बनाया है वो पुरातात्विक साक्ष्यों को या जो हमें आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं उस आधार पर हमने इस कालखंड को लिखा है या इस कालखंड के इतिहास को जाना है। दूसरा हमारा जो कालखंड है वह आद्यैतिहासिक काल है, जिसे प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं, और इस प्रोटो हिस्ट्री में का जो आधार है वह लिखित साक्ष्य हमें इस कालखंड से मिले हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने इसको पढ़ नहीं पाया है। मतलब लिपि प्राप्त हुई है लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और इस कालखंड का मुख्य आधार भी पुरातात्विक साक्ष्य है। इस कालखंड का जो उदाहरण है वह है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से हमें लिपि प्राप्त हुई है लेकिन अभी तक हम उस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए उसे प्रोटो हिस्ट्री या कहें आद्यैतिहासिक काल में रख दिया है। तो आद्यैतिहासिक काल खंड में जो उदाहरण है वह हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता आती है, क्योंकि वैदिक सभ्यता श्रुतियों पर आधारित थी। उसके बाद के कालखंड में इसे लिखा गया है। तो इसके बाद हम ऐतिहासिक कालखंड वह कालखंड है जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद शुरू होता है। ठीक है, और इस कालखंड में हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और हम इसे आसानी से पढ़ भी सके हैं। ठीक है, तो इसमें ही हम लोग प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत को रखते हैं। तो प्रागैतिहासिक कालखंड की अगर बात करें तो इसके जो उदाहरण है वह है पुरापाषाण संस्कृति, और इस कालखंड में मानव शिकारी था। इसने आग की खोज की, पहिए की खोज की और कृषि की खोज प्रागैतिहासिक कालखंड में ही हुई ही। ठीक है, तो जितना हमें लूसेंट में दिया हुआ है हमने उतना पढ़ लिया है। अगर आपको और डिटेल से पढ़ना है तो हम लोग एक और सीरीज स्टार्ट करेंगे इतिहास की, जिसमें हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो वनडे एग्जाम के लिए इतना ही काफ़ी है जितना लूसेंट में है। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होगी हमारी हड़प्पा सभ्यता के बारे में या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो हमारा तीसरा चैप्टर जरूर पढ़िएगा, हड़प्पा सभ्यता। थैंक यू।